Hi and hello everyone. Welcome back to Sprint UPSC where we are discussing the history of Tamil Nadu board. हम हैं चैप्टर 20 थ्रू 23 पे और दिस इज़ द लास्ट चैप्टर. यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं द कमिंग ऑफ यूरोपियंस. एक्चुअली हमने बहुत से यूरोपियंस जो कि भारत में आए उनके बारे में पढ़ लिया है और एंग्लो फ्रेंच राइवलरी किस तरह से स्टार्ट हुई थी उसका भी इंट्रोडक्शन देख लिया. सो वी हैव सीन द पोर्टुगीज़, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, डेनिस, and we also have had a very quick introduction about the Anglo-French rivalry. In this part, we are going to discuss more about the Anglo-French rivalry, that is the Carnatic War, और कैसे एस्टैब्लिशमेंट हुआ ब्रिटिश पावर का बंगाल में फाइनली. तो कैरेटिक वॉर्स क्या हैं? अब तक हम देख चुके हैं मुग़ल एम्पायर जा चुका था, डाउनफॉल हो गया था, है ना. तो अगर मुग़ल एम्पायर डाउनफॉल होने पे आ गया तो यहाँ पे डेक्कन में जो आपके रीजन्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने लगे. डेक्कन में का रीजन किसके अंदर आ गया? निज़ाम उल मुल्क के अंदर आ गया. कार्नेटिक रीजन भी इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया निज़ाम उल के डोमिनियन का. जो रूलर्स थे कार्नेटिक के उन्होंने क्या किया? निज़ाम की जो सुज़ैनिटी है वो एक्सेप्ट कर ली. फिर ऑस्ट्रेलियन वॉर जब 1740 में द ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट इन यूरोप. इस वॉर में इंग्लैंड फ्रांस अपोजिट कैंप्स में थे, राइवल थे, ठीक है. तो वही सेम राइवलरी इनकी कंटिन्यू भारत में भी हो रही थी. तो सेम राइवलरी ये लोगों ने जो है वो यहाँ पे लेकर आ गए. फ्रेंच गवर्नर जो थे पौंडीचेरी के डुप्लेक्स, इन्होंने ओपन अटैक कर दिया 1746 में और फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है. तो ये ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो कर्नाटिक वॉर्स हैं वो किन किन के अंदर हुई और दोनों पार्टीज़ में कौन कौन लड़ रहा था. तो अगर हम फर्स्ट कर्नाटिक वॉर की बात करें जो कि 1746 टू 1748 के बीच में हो रही थी, तो यहाँ पे डुप्लेक्स ने वॉर रेज की थी. डुप्लेक्स कौन था? फ्रेंच गवर्नर, और इंग्लिश के ऊपर ये वॉर रेज कर दी थी और यहाँ से आपकी वॉर शुरू हो गई. इंग्लिश ने किसकी हेल्प ले ली उसकी जगह पे? आपके जो नवाब थे कर्नाटक के अनवरुद्दीन, उनकी हेल्प ली. फिर यहाँ पे इंग्लिश याद रखिए, इंग्लिश मैंस ने लोकल रूलर्स की हेल्प ली यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे अनवरुद्दीन था. बट फ्रेंच कंक्लूडेड अ ट्रीटी. उनका जो राइवल था चंदा साहिब, उनके साथ उन्होंने क्या कहा? ट्रीटी अब कर लेते हैं कंक्लूड. फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें भी चल रही थी. बैटल ऑफ अदयार चल रहा था जहाँ पे इंग्लिश आर्मी ने फ्रेंच को डिफीट कर दिया था, ठीक है. इन द मीन टाइम अभी वो ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है वहाँ पे, याद रखिएगा. सो इस टाइम पे ट्रीटी ऑफ एलेक्सा चैपल, बहुत ही फेमस ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ एलेक्सा चैपल, ये कंक्लूड की गई 1748 में, ठीक है. और इसने एंड किया ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन को. इसके बाद ही आपका जो पहला कैनेटिक वॉर था वो एंड पे आया, ठीक है. तो ये याद रखिए, देखिए आप हिस्ट्री कभी भी पढ़ेंगे तो वॉर होगा. अब यहाँ पे आप ये बात याद रखिएगा कि अब वॉर होगा, वॉर के बाद कोई ट्रीटीज साइन की जाएंगी हमेशा से ही. तो इस वॉर के बाद ये वॉर किस ट्रीटी पे ख़त्म हुआ? अलेक्सा चैपल, ट्रीटी ऑफ अलेक्सा चैपल. क्योंकि देखिए राइवलरी भी स्टार्ट हो रही थी आपकी बैक टू ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन. बट यहाँ पे जब पॉलिटिक्स की बात आती है भारत में तो दोनों के अलग अलग ही साइड्स रहे हमेशा से. देखो वंस अ एनिमी इज़ ऑलवेज एन एनिमी, तो वैसे यहाँ पे सीन है. सो यहाँ पे वो एनिमी ही बने. तो जो भी इंटरनल पॉलिटिक्स भारत के अंदर चल रही थी तो दोनों के अपोजिट व्यूज़ थे. उसकी वजह से सेकेंड कार्नेटिक वॉर हो गई. सेकेंड कार्नेटिक वॉर ही 1749 से 1754 के बीच में. डुप्लेक्स ने सपोर्ट किया द कॉज ऑफ मुजफ्फर जंग, क्योंकि मुजफ्फर जंग क्या चाहता था? उसको चाहता था कि वो निज़ाम बन जाए हैदराबाद का. एंड चंदा साहिब एन एस्पिरेंट टू द थ्रोन ऑफ आरकोट. सो यहाँ पे क्या हुआ? इंटरनल पॉलिटिक्स थी, इसमें ये दो एक्सटर्नल लोग आ गए, ठीक. अब जो ट्रूप्स थे दे वर ऑफ दीज थ्री डिफीटेड अनवरुद्दीन जो कि ब्रिटिश के साथ था पहले कार्नेटिक वॉर में, किल्ड हिम इन द बैटल ऑफ अम्बोर इन 1749. इस विक्ट्री के बाद मुजफ्फर जंग निज़ाम बन गया, चंदा साहब नवाब बन गया आरकोट का. मोहम्मद अली हु वाज द सन ऑफ अनवरुद्दीन वो तिरुचिरापल्ली वहाँ पे भाग गया. फिर इंग्लिश ने ट्रूप्स भेजे उसके सपोर्ट के लिए. इन द मेन टाइम ब्रिटिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव उसने आरकोट जो है वो कैप्चर कर लिया. एंड ही इन्फ्लिक्टेड अ सीवियर डिफीट ऑन फ्रेंच एट कावेरी पट्टका.
चंदा साहिब को कैप्चर कर लिया गया, ही वॉज beheaded इन तंजौर। इन द मीन वाइल डुप्लिक्स को रिप्लेस कर दिया गया घोदेऊ के प्लेस पे एज अ फ्रेंच गवर्नर। फिर वॉर हो गया ख़त्म, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई इस वॉर के बाद। सेकेंड कैनेटिक वॉर के बाद हुई कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754 में। तो आप ये देख सकते हैं रीज़न क्या था इस वॉर का, इंटरनल पॉलिटिक्स, एंड यहाँ पे एक्सटर्नल लोगों ने आना शुरू कर दिया। फिर 1756 और 1763 के बीच में 7 ईयर वॉर जो थी यूरोप में शुरू हो गई, है ना। उसकी वजह से भारत में थर्ड कैनेटिक वॉर भी स्टार्ट हो गई। काउंट द लेली, ही वॉज द कमांडर ऑफ फ्रेंच ट्रूप, और ब्रिटिश साइड से सर आयर कोटे जो थे वो थे। इन्होंने डिफीट किया किसमें? एट द बैटल ऑफ वेंडी वॉश इन 1760। दूसरे साल पौंडीचेरी को कैप्चर कर लिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। 7 ईयर वॉर ख़त्म हो गई और उसके बाद हुई यहाँ पे कौन सी ट्रीटी? कौन सी ट्रीटी हुई? ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ आपको थर्ड कैनेटिक वॉर है वो भी ख़त्म हो गया। फ्रेंच ने अग्री कर लिया and they agreed to confine its activities in Pondicherry, Karaikal, Mahe and Yanam। इसका मतलब एंग्लो फ्रेंच राइवलरी आप समझ सकते हैं केम टू अ क्लोज विद द ब्रिटिश सक्सेस एंड फ्रेंच फेलियर। तो फाइनली फ्रेंच फेलियर हो गया, ब्रिटिश सक्सेस हो गया। अब आप देखोगे कि किस तरह से उन्होंने आना शुरू कर दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेलियर्स एंड यू कैन से द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ फ्रेंच। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं इनके हारने के? पहला, कमर्शियल एंड नेवल सुपेरियरिटी ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर थे कमर्शियली, नेवल भी काफ़ी अच्छा, नेवी काफ़ी अच्छी थी। फिर उसके बाद फ्रेंच गवर्नमेंट को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला। फ्रेंच को सिर्फ और सिर्फ आपको डेक्कन का सपोर्ट मिला, बट इंग्लिश लोगों को सपोर्ट था बंगाल का। इंग्लिश हैड 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, है ना। अभी वही मैंने ज्योग्राफी की बात की थी, तो यहाँ पे आप वही चीज़ देख सकते हो। यहाँ पे फ्रेंच के पास सिर्फ और सिर्फ पौंडीचेरी था। फिर उसके बाद फ्रेंच जनरल्स के बीच में भी बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते थे, आपस में ही लड़ा करते थे। इंग्लिश की जो विक्ट्री है ओवर द यूरोपियन वॉर्स, उसने भी आपको यहाँ पे डिसाइड किया, क्योंकि हमने देखा था जैसे जैसे यूरोपियन वॉर्स हो रहे थे, ट्रीटीज़ हो रही थी, और यहाँ पे भी ये वॉर्स ख़त्म होते जा रहे थे और यहाँ पे भी शांत हो जा रही थी चीज़ें। तो आप समझ सकते हैं दीज आर द कॉजेज़। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल, कि कैसे बंगाल में ब्रिटिश ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया। सो बंगाल बहुत ही वर्टाइल रीजन, वेल्दी रीजन था इंडिया का, and English ascendancy in Bengal proved to be the basis of the expansion of English rule in India। So देखिए, नवाब ऑफ बंगाल जो थे सिराजुद्दौला और इंग्लिश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी, उसकी वजह से आपको यहाँ पर हुई बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश के कमांडर थे, है ना, और यहाँ पे एक्चुअली ही एमर्ज्ड विक्टोरियस, और इन्होंने नवाब की आर्मी जो है उसको हरा दिया। ईजी विक्ट्री थी इनके पास, है ना। एंड द ईजी इंग्लिश विक्ट्री वॉज ड्यू टू द ट्रेजरी ऑफ मीर जबार, हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब्स आर्मी। सो ये जो विक्ट्री थी एंड ओवर द विक्ट्री ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, इसने ही फाउंडेशन स्टोन रखा आपके ब्रिटिश रूल इंडिया में, और कैसे ब्रिटिशर्स ने आपका बंगाल लिया। फिर उसके बाद 1764 में ब्रिटिशर्स like English was once again defeated. He defeated the combined forces of Nawab of Awadh, Mughal Emperor, Nawab of Bengal, और ये कौन सा था? ट्रीटी ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। तो अगर आपके पास सवाल है कि ब्रिटिश का जो एस्टेब्लिशमेंट था बंगाल में और या फिर इंडिया में इनिशिएशन एस्टेब्लिशमेंट का, वो कौन कौन से वॉर थे जो डिसिसिव वॉर्स थे? तो पहला था बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, तो जो सिर्फ और सिर्फ नवाब ऑफ बंगाल के अंदर था। दूसरा था बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें कंबाइंड फोर्सेस थे, अवध का नवाब, मुगल एम्परर और नवाब ऑफ बंगाल। इन तीनों को इन्होंने हराया था। इंग्लिश मिलिट्री वॉज इन द सुपीरियरिटी, और इसकी वजह से यहाँ पे इनके एस्टैब्लिशमेंट हुए। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को फाइनली गवर्नर चुन दिया गया बंगाल का। सेम ही साल में आपको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, जहाँ पे मुगल एम्परर ने दीवानी राइट्स दे दिए थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो
इसकी वजह से, दीवानी राइट्स की वजह से यहाँ पे ब्रिटिश पावर जो है वो अच्छे से इस्टेब्लिश हो गया। अब आप बोलेंगे दीवानी राइट क्या होता है? सो दीवानी राइट्स इज़ अ राइट टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्परर। ओके, सो अब टैक्सेस एम्परर के बिहाफ में कौन कलेक्ट कर रहा है? कंपनी कलेक्ट कर रही है लोगों से। अब ये कौन से लोग होंगे? आपके बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लोग होंगे। तो इस तरह से आप देख लीजिए, इन्होंने इस तरह से जो है पूरा इस्टेब्लिशमेंट अपना किया। So this is it about this entire chapter, and you can say entire book, and we are wrapping up this book by this chapter. I hope you liked and you understood all of these points, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading book and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से तो मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी वेरी मच।